स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, नैनो प्लास्टिक कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नैनो प्लास्टिक्स माइक्रोप्लास्टिक्स से छोटे होते हैं जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। 2. वे आंतों और फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीनतम अध्ययन में बोतल बंद पानी के बारे में एक चिंताजनक वास्तविकता का पता चला है, जिसमें संभावित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करने वाले सैकड़ों हजारों नैनोप्लास्टिक कणों की उपस्थिति को उजागर किया गया है। बता दें कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में 1,10,000 से 3,70,000 नैनोप्लास्टिक कण होते हैं। इनमें से लगभग 90% कण नैनो आकार के होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं। नैनोप्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे होते हैं जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। अतः कथन 1 सही है। माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच के विपरीत नैनोप्लास्टिक्स हृदय एवं मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले आंतों तथा फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। मेक इन इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पहल का उद्देश्य भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक विनिर्माण गंतव्य बनाना है। 2. मेक इन इंडिया सेंटर भारत में विकसित नवीन उत्पादों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 3. इसका नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेक इन इंडिया इस पहल का उद्देश्य भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक विनिर्माण गंतव्य बनाना है। अतः कथन 1 सही है। मेक इन इंडिया सेंटर भारत में विकसित नवीन उत्पादों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य के अंतर्गत डिजाइन, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। अतः कथन 2 सही है। इसका नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ शहर और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। बेरूत इराक, करमान ईरान, मोसुल लेबनान। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? A केवल 1, B केवल 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेरूत लेबनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। करमान ईरान का एक शहर है, अतः युग्म 2 सुमेलित है। राजधानी बगदाद के बाद आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता यानी MCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत के चुनाव आयोग यानी ECI द्वारा जारी की जाती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देशों के एक सेट के रूप में कार्य करती है। 2. यह नामांकन की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहती है। 3. इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जारी किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आदर्श आचार संहिता ECI द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता यानी MCC राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देशों के एक सेट के रूप में कार्य करती है। यह चुनाव आयोग को संसद तथा राज्य विधानमंडलों हेतु
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 में उल्लिखित संवैधानिक जनादेश को पूरा करने में सहायता करती है। अतः कथन 1 सही है। एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। हालांकि एमसीसी के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन के कारण पिछले दशक में इसकी शक्ति में वृद्धि हुई है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कर लोच का तात्पर्य कर दरों में परिवर्तन के प्रति कर आधार की प्रतिक्रियाशीलता से है। 2. कर उछाल का तात्पर्य समग्र अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया से है। 3. लाफर कर्व दर्शाता है कि कर की दरें और सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन कैसे जुड़ा हुआ है। यह सुझाव देता है कि करों को कम करने से कभी कभी समग्र कर आय में वृद्धि हो सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर लोच का तात्पर्य कर दरों में परिवर्तन के प्रति कर आधार की प्रतिक्रियाशीलता से है। यह कर दर में 1% परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कर आधार में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। अतः कथन 1 सही है। कर उछाल का तात्पर्य समग्र अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया से है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1974 में आपूर्ति कक्ष के संबंध में अर्थशास्त्री आर्थर लाफर द्वारा परिकल्पित लाफर कर्व कर दरों और सरकारों द्वारा एकत्रित कर राजस्व के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लाफर कर्व दर्शाता है कि कर की दरें और सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन कैसे जुड़ा हुआ है। यह सुझाव देता है कि करों को कम करने से कभी कभी समग्र कर आय में वृद्धि हो सकती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जिन्हें वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाया गया है। 2. शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वह राशि हैं जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से प्रोविजन अमाउंट की कटौती के बाद प्राप्त होती है। 3. किसी ऋण को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 180 दिनों की अवधि तक नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए, यह उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जिन्हें वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाया गया है। अतः कथन 1 सही है। शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वह राशि है जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से प्रोविजन अमाउंट की कटौती के बाद प्राप्त होती है। अतः कथन 2 सही है। अधिकतर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक न किया गया हो। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सदस्य देशों की अन्य आरक्षित परिसंपत्तियों के पूरक के तौर पर आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक ब्याज रहित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। 2. यह अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड सहित अंतर्राष्ट्रीय बास्केट ऑफ करेंसी पर आधारित है। 3. एसडीआर का मूल्य आईएमएफ द्वारा एसडीआर बास्केट में शामिल मुद्राओं के निश्चित मुद्रा मात्रा के आधार पर मासिक तौर पर निर्धारित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। बता दें कि एसडीआर के मूल्य की गणना बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं: अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रनमिनबी,
जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड। अतः कथन 2 सही है। SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है, बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। SDR मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन अवकाश को छोड़कर या जिस दिन IMF व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बंद होता है एवं मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सिंगापुर संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और सिंगापुर के मध्य वर्ष 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2. भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI और सिंगापुर के पे नाउ को फरवरी 2023 में दोनों देशों के बीच तेजी से प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत किया गया है। 3. वर्ष 2023 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सिंगापुर संबंध। भारत और सिंगापुर के मध्य वर्ष 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA पर हस्ताक्षर किए गए थे। अतः कथन 1 सही है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और सिंगापुर के पे नाउ को फरवरी 2023 में दोनों देशों के बीच तेजी से प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत किया गया है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2023 में भारत को सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI सिंगापुर से नहीं बल्कि मॉरिशस से प्राप्त हुआ और सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बॉन्ड यील्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्याज दरों में वृद्धि से मौजूदा बॉन्ड की कीमत में गिरावट आएगी। 2. जब पैदावार बढ़ती है और बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं तो डेट फंड के शुद्ध संपत्ति मूल्य में भी गिरावट आती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। बॉन्ड यील्ड ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मौजूदा बॉन्डों और इस प्रकार परिपक्वता से पहले बिक्री पर पूंजी हानि होगी की कीमत में गिरावट आएगी। अतः कथन 1 सही है। पूंजीगत हानि को सीमित करने के लिए निवेशक उन बॉन्डों को बेचने में जल्दबाजी करते हैं। पैदावार में बढ़ोतरी से ऋण निवेशकों पर असर पड़ना तय है। जब यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं, तो बॉन्ड की कीमत में गिरावट के कारण डेट फंडों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य जो अपने पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं में भी गिरावट आएगी। अतः कथन 2 सही है। इसके अलावा इसका असर कॉरपोरेट बॉन्ड पर भी पड़ेगा जिनकी कीमत सरकारी बॉन्ड से अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत कोई सदस्य तब अयोग्य हो जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना गया है। 2. यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 3. 1 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले नामांकित सदस्य को कानून के तहत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।